कल यानी कल संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा और इसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इसे मुस्लिम समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक कदम मान रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष इसे मुस्लिम अधिकारों में दखलंदाजी और हस्तक्षेप की साजिश बता रही है। ये घमासान क्यों मचा है? क्या सच में ये कदम मुस्लिम समाज के लिए फायदेमंद है या इसे राजनीतिक फायदे के लिए उठाया गया है? आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। वक्फ संशोधन विधेयक को सरकार मुस्लिम समाज के हित में बता रही है। इस विधेयक के तहत अब हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी, जबकि पहले ट्रिब्यूनल का निर्णय अंतिम होता था। बिना दान किए वक्फ संपत्ति पर दावा नहीं कर सकेंगे। पहले केवल दावा करने भर से संपत्ति वक्फ की मानी जाती थी। अब इसमें महिला और अन्य धर्मों से 2 समुदाय अनिवार्य रूप से शामिल किए जाएंगे। पहले इस प्रावधान की कमी थी और वहीं जिला कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करने और उनका निराधार करने का अधिकार दिया जाएगा। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB समेत कई मुस्लिम संगठन इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये मुसलमानों के आंतरिक मामलों में सरकार का अनावश्यक हस्तक्षेप है। दिल्ली से पटना तक विरोध प्रदर्शन हो चुका है और अब AIMPLB सर्वोच्च न्यायालय जाने पर विचार कर रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मानना है कि वक्फ संशोधन विधेयक के आने से मुसलमानों के अधिकारों पर हस्तक्षेप होगा। उसका ये भी मानना है कि ये मुसलमानों का आंतरिक मामला है जिसमें सरकार को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। और उसमें वक्फ बिल आने वाला है, क्या कहना चाहिए? ये सबसे पहले तो मैं अपनी जानिब से तमाम देशवासियों को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद मुबारक। दुआ है अल्लाह सुब्हाना तआला हमारे देश में अमन और शांति बनाए रखे। ये ईद का पैगाम है, खुशी का माहौल है। हम सब मिल के एक दूसरे के साथ गले मिलते अपने ईद का त्यौहार बनाते हैं। यही तो देश की खूबसूरती है। गंगा जमनी जो तहजीब है उसका यही तो उदाहरण है। हाँ, वक्फ बिल आने वाला है। हम भी सुन रहे हैं कि ईद बाद वो पार्लियामेंट के अंदर पेश होगा, लेकिन हमारा तो यही बोलना है। देखिए, एक बात तो ये है कि लोकसभा में वक्फ बिल को पास होना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी के पास मेजोरिटी नहीं है। अगर बीजेपी को ये बिल पास करना है तो उसको चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, बाद में चिराग पासवान और जयंत चौधरी, ये इनका समर्थन लेना जरूरी है। और मैं एक चीज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर ये लोगों ने इस बिल को समर्थन किया तो भारत देश का मुसलमान कभी भी इन लोगों को माफ नहीं करेगा, क्योंकि ये बिल पर से असंवैधानिक है। ये टोटल वायलेशन है आर्टिकल 14, 25, 26 का। आप किस तरह से एक नॉन मुस्लिम को एक मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अंदर डालोगे? आप SDM को पावर दे रहे हो, आप कलेक्टर को पावर दे रहे हो। अब कलेक्टर SDM तो गवर्नमेंट के अंडर में रहते हो, वो तो बोल देगा कि भाई जमीन जो है ये वक्फ की नहीं है, इसके डिस्प्यूट है, तो चले गया जमीन। उसके बाद में अब लिमिटेशन का एक्ट जो है वो यहां पर नहीं रखते हो। आप चेंज ऑफ यूजर के अंदर आपने उसके अंदर ये सब करके रख दिया। तो मतलब सारी चीज अगर आप देखो तो ऐसा लगता है कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आ रहा है ये बीजेपी की एक सोची समझी साजिश का नतीजा है, जिसके तहत वो हम मुसलमानों की, हमारी वक्फ की जमीनों को हड़प करना चाहते हैं। वो जो बाजा बजा रहे ना कि हम वक्फ को बचाने के लिए कर रहे हैं, ये सरासर झूठ है। इनकी नीयत में खोट है। ये वक्फ को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे, ये हमारी वक्फ की जमीन को हड़प करने के लिए इस तरह का काला कानून ला रहे हैं। मगर मैं आपको बताना चलूं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जब एक वेबसाइट के जरिए लोगों से ऑब्जेक्शन मंगवाए थे कि आप ऑब्जेक्शन बताइए किसको, करोड़ों लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया उस बात का कि हमको ये वक्फ बिल से ऑब्जेक्शन। तो जब तमाम देश के मुसलमान ने इसको रिजेक्ट कर दिया तो आप इसको क्यों लाना चाहते हो? सवाल नंबर 1। बात नंबर 2, JPC की कमेटी का गठन हुआ। कमेटी के अंदर हमारे पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब भी थे। अब उन्होंने जो डिसेंट नोट्स दिए थे
उसमें काफी सारे तो पॉइंट ही गायब हो गए, उन्होंने निकाल दिया। क्यों? आपको सब चीज डालना चाहिए था। अब पॉइंट नंबर 3 ये है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि हम पूरे देश भर के अंदर एहतजाज करेंगे। देखिए, संविधान ने हमको अधिकार दिया है कि अगर सरकार की कोई नीति गलत है, अगर सरकार कोई काला कानून लाती है तो हम उसका ऑब्जेक्शन पुरजोर से करें। अब लाखों लोग सड़कों पे उतर रहे वक्फ बिल के अगेंस्ट में। हम भी प्रोटेस्ट का हिस्सा है। जुम्मा के दिन नमाज पढ़ी हमने काली पट्टी को हाथ में बांधकर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कहने से। और अब देश भर के अंदर अगर ये बिल आया तो इसका संवैधानिक तौर से पूरी तरह हम प्रोटेस्ट करेंगे। हम कायदे कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रखेंगे और हमारा एक ही मांग है कि सरकार इस काले कानून को, इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को फौरी तौर से वापस ले। लेकिन वहीं बीजेपी और अन्य हिंदूवादी नेता ये दावा करते हैं कि वक्फ बोर्ड के नियमों का गलत उपयोग कर कुछ लोग वक्फ की संपत्तियों का गलत लाभ उठा रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल में वक्फ की संपत्तियों का दुरुपयोग रोककर इसका उपयोग गरीब मुसलमानों को मजबूत करने में किया जाएगा, ऐसा बीजेपी का कहना है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जिस तरह CAA, NRC और 3 तलाक के मामलों पर मुसलमानों को गुमराह किया गया, उसी तरह इस विधेयक को लेकर भी भ्रम फैलाया जा रहा है। Lies. Some of the specific thing I want to tell, that some people are saying that this Waqf amendment bill is unconstitutional. This Waqf rule, this Waqf provisions, these were in existence before independence. We had pre-independent laws, 1913 Musalman Act, and 1923, 1931, 1954 after independence, 4 major amendments, 1995 Waqf Amendment Bill was passed. All these provisions are in existence in the past. How can Waqf Act be illegal if it was in existence before the independence? So please don't mislead. And the innocent Muslims are being told and misled by saying that the government is going to snatch the properties and rights of the Muslims. The falsehood is breaching all the records. They are saying that this Waqf amendment provision will take away the qabristans and the masjid. What can be a more blatant lies than this? So the false narrative being spread by some of the people are very detrimental to our society and nation. I would like to request everyone, please mark and identify those leaders who are lying. These same people had misled the nation during CAA. The Citizenship Amendment Act was brought in, and these people said the CAA was brought in to take away the citizenship rights and status of the Muslims. Has any Muslim lost the status of citizenship in the past 1 year? So this kind of misleading campaign and totally misguiding the innocent people are totally uncalled for and condemnable. And I would like to make a very humble appeal that today is Eid, and on the very pious day of Eid, please don't lie. Today also some of the Muslims were asked to come to the prayer in masjid with a black band in the arms. Can you misuse the holy day, a pious day like Eid, for their political gain? This is very unfortunate in our nation. India is a secular country and our approach is secular. Prime Minister Modi's approach is very simple and clear. Sabka Saath, Sabka Vikas. We think for everybody. As a Minority Affairs Minister, I am very proud to say that minorities are safest in India and minorities enjoy the best rights of freedom in India. I have never seen any other country having this much of space, freedom for even the smallest of the communities. We belong to minority community, but we are proud Indian. We don't feel neglected. No minority community has been given any kind of treatment which would make them feel unsafe in this country. So this false propaganda must stop. Please attend the parliament and debate the issue on the floor of the house. Sir,
इसमें जो दूसरा अभी केरला से जो पत्र आया है, केरला बिशप काउंसिल का, केरला का कैथोलिक बिशप काउंसिल ने जो अपील किया है, ये केरला का एमपी लोग को तो अपील किया है, लेकिन सबके लिए है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल लाना है, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने से पहले जो प्रॉब्लम था उसको अगर दूर नहीं करेंगे तो कई समस्याएं देखने को मिल रहा है। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी की ओर से जो अपील किया है, केरला का एमपी भी उसको ध्यान से सुनी है और सारा देश के एमपी को भी सुनना चाहिए। पूरा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, हम सब मिल करके इस देश को बहुत अच्छा देश बनाना है और अच्छा कानून लाना है। और इस कानून पारित होने के बाद आप देखिए इससे फायदा कितना होने वाला है, वो डिटेल तो मैं बाद में जिक्र करूंगा। आज तो मैं सिर्फ ये अपील करता हूं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जब पार्लियामेंट में आ रहे हैं तो उससे पहले ये जो अराजकता का माहौल फैलाने का कोशिश करना, झूठ बात बोलना, देश को बदनाम करना, ये ना करें और बिल का एक एक प्रावधान को सुन करके, पढ़ करके, देख करके अपना पॉइंट रखिए और संसद के अंदर में जोरदार बहस होना चाहिए। अमेंडमेंट बिल समाज की जरूरत है और देश का हर समाज, हर गरीब, हर वंचित आज चाहता है कि सरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर आए। अभी हमने देखा कैसे ऑनरेबल माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ने देश के सामने रखा कि अजमेर दरगाह के चीफ भी इसका समर्थन कर रहे हैं। केरला के अंदर बिशप काउंसिल ने भी इसका समर्थन किया है, क्योंकि समाज का हर वर्ग ये जानता है कि जब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कुछ लोग कहते हैं ये वक्फ की जमीन है, कुछ लोग कहते हैं ईडन गार्डन वक्फ की जमीन है, कुछ लोग कहते हैं 1000 साल पुराना हिंदू मंदिर वक्फ का है, कुछ लोग कहते हैं कि 600 ईसाई परिवारों की जमीन वक्फ की जमीन है, कुछ लोग गरीब मुसलमानों की जमीन को वक्फ की जमीन कहते हैं। तो ये हमारी संवैधानिक ड्यूटी है कि हम गरीबों के साथ में खड़े रहें और वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आए। जो लोग इसको असंवैधानिक कह रहे हैं, ये वही लोग हैं जो तुष्टीकरण के नाम पर 2013 का अमेंडमेंट लेके आए और 1995 का कानून लेके आए। आज इन सबको घबराहट इसीलिए है क्योंकि जमीन पर गरीब मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू, सिख सभी इसका समर्थन कर रहे हैं। आज जो इस पर झूठ फैला रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने सीए के वक्त में ये झूठ फैलाया था कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। सीए लागू हो चुका है और एक भी मुसलमान की नागरिकता नहीं गई। ये दो सोच के बीच में एक निर्णय देश करना चाहता है। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को चुनना चाहता है, ना कि तुष्टीकरण करने वाले नेताओं का, जिनकी नीति और नियत शाबानों के समय में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरटर्न करने की थी, क्योंकि अपने वोट बैंक को खुश करना चाहते थे। देश संविधान से चलेगा, ना कि वोट बैंक से। देखिए, ये बात तुम्हारी संसदीय कार्य मंत्री जी अधिकृत वाली बात कहेंगे, लेकिन वक्त के बारे में जहां तक है, मैं समझता हूं कि ये गरीब मुसलमानों के लिए एक स्वप्न को पूरा करने जैसा है। ये उनकी बदहाली की अवस्था को ठीक करने वाला है। ये वक्त में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है, जो रियल एस्टेट और बिल्डर्स का जो काकस है, उसके शिकंजे से मुक्त कराने वाला है। ये गरीब मुस्लिम बंधुओं की शिक्षा, उनके रोजगार, उनके आवास, उनके पानी से लेकर सारी व्यवस्थाओं का एक रोड मैप होगा और इसमें 1 इंच भी जमीन किसी भी वक्त की ना तो सरकार ले रही, ना कोई और ले रहा है। इसमें व्याप्त जो विसंगति है, जिससे खासतौर से जो मुस्लिम तबका ही है गरीब, उसको जो नुकसान पहुंच रहा है उस पर रोक लगेगी। और जो
अन्य वर्गों के लोगों का उत्पीड़न केवल वक्फ के उस अनाधिकार पॉइंट पर करते हैं कि जिसकी जमीन को वो कह दें वो हो जाए और सुनवाई ना हो, ये भारत की बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की द्वारा रचित संविधान की मूल भावना के विपरीत है। किसी को भी अपनी बात, अपना पक्ष रखने का न्यायालय में अधिकार होगा। ये संशोधन अगर इसका कोई विरोध करता है तो मैं समझता हूं कि वो संविधान विरोधी है, वो अंबेडकर जी का विरोध करने वाला है। कांग्रेस ने तो वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सीधे बीजेपी पर निशाना साधा। उनका कहना है कि इस विधेयक के जरिए सरकार मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों में दखल देने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी केवल चुनावी लाभ के लिए इस विधेयक को पेश कर रही है ताकि मुस्लिम समाज में बंटवारा किया जा सके और उनकी आस्था से जुड़ी संस्थाओं पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया जा सके। देखिए, मैं तो पहले दिन से ही कह रहा हूं कि जो मिसलीड किया जा रहा है कम्युनिटी को इस बिल के नाम पे कि साहब दरगाहें छीन जाएंगी या हमारे मुस्लिम जो इदारे हैं दूसरे वो चले जाएंगे, तो ये बात तो सही नहीं है। ठीक है, आपकी असहमति वो अलग बात है, लेकिन हमारा मानना ये है कि जो भी अमेंडमेंट हो वो इन दी इंटरेस्ट ऑफ तमाम रिलीजियस प्रॉपर्टी जो वक्फ से अटैच है उसके इंटरेस्ट में होना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। बिल्कुल मेरा मानना भी यही है और सरकार की मंशा भी यही है। और दूसरा ये है कि वो इन दी इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी भी होना चाहिए, क्योंकि वक्फ का बेसिक मकसद ही है, कंसेप्ट ही यही है। और जो गुमराह कर रहे हैं, मैं उनसे तमाम लोगों से ये अपील करूंगा कि वक्त गुमराह करने का नहीं है, सब मिलकर के अच्छा एक्ट पास कराएं। वक्त की जरूरत है और इसको कतई आम मुसलमान ये ना समझे कि ये इस्लाम के खिलाफ काम हो रहा है। नहीं, ये भारत सरकार ने 1954 में एक कानून बनाया था जो समय समय पर अमेंडमेंट होता गया है और दोबारा अमेंडमेंट हो रहा है। देश को जानकारी होनी चाहिए कि 2006 में संविधान का संशोधन किया गया जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और अर्जुन सिंह जी शिक्षा मंत्री थे, और हमारे संविधान में अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया, यानी कि 15(5) जोड़ा गया। उस संशोधन का माने ये है, मुख्य माने ये है कि जो शैक्षिक संस्थाएं हैं या सरकारी संस्थाएं या निजी संस्थाएं हो, उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के युवाओं को आरक्षण दिया जा सकता है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये क्रांतिकारी संशोधन था। सभी शैक्षिक संस्थाओं में, सभी निजी संस्था, सरकारी संस्था, एडेड संस्था, नॉन एडेड संस्था, सभी उच्च संस्था के शिक्षा के संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के युवाओं को आरक्षण देने का अधिकार, हक सरकार को है। ये अनुच्छेद 15(5) कहता है। ये हमारा संविधान में लिखा गया है, संशोधन किया गया है, पार्लियामेंट में पारित हुआ, सभी पार्टियों ने इसका समर्थन किया। इसके बाद मनमोहन सिंह जी की सरकार ने एक और कानून पारित करवाया पार्लियामेंट में। पहला चरण जो था, पहला फेज जो था, सरकारी संस्थाओं में 15% अनुसूचित जाति, 7.5% अनुसूचित जनजाति और 27% ओबीसी जाति के युवाओं को आरक्षण दिया गया। ये पहला चरण था। उस बीच क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में कई लोग गए सुप्रीम कोर्ट और चुनौती दी ये अनुच्छेद 15(5) को कि ये 15(5) हमारे संविधान के बुनियादी संरचना के खिलाफ है, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। तो हम वो निजी संस्था के लिए जो हम करने वाले थे, पहले चरण में हमने सरकारी शिक्षा संस्थाओं में तो कर दिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईआईटी, आईआईएम सब में तो कर दिया। दूसरे चरण में हम जब लाने वाले थे 2007 में, कई याचिका दायर हुई सुप्रीम कोर्ट में और लंबे समय तक 2007 से लेकर 2014 तक 7 साल 5 जजमेंट आए, 5 निर्णय आए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में भी अलग अलग विचार थे, कुछ न्यायाधीशों का अलग अलग विचार था। अंत में जनवरी 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से कहा कि ये
संविधान संशोधन जो किया गया है 2006 में, आर्टिकल 15(5) अनुच्छेद 15(5), ये हमारे संविधान के बुनियादी संरचना के खिलाफ नहीं है। इसका माने ये है कि सरकार निजी शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण दे सकती है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के युवाओं के लिए। तब चुनाव हुआ, मोदी जी की सरकार आई, 11 साल हो गए हैं, पर इसका पूरा नजरअंदाज किया गया है, इसका जिक्र ही नहीं हुआ है। अभी अभी जो स्थायी समिति है, शिक्षा मंत्रालय की स्थायी समिति है, उसने भी ये सिफारिश की है। और पहले तो हम रायपुर में और उदयपुर में हमारी पार्टी ने भी ये कहा था, हमारा जो न्याय पत्र है, पिछले साल का न्याय पत्र जिसका प्रचार हमारे प्रधानमंत्री ने अलग अलग तरीके से किया था, मंगलसूत्र को लेकर और कई बातों को लेकर, उसमें हमने ये वादा किया था कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम अनुच्छेद 15(5) को पूरी तरीके से लागू करेंगे। कहाँ डिबेट डिस्कशन की बात हो रही है? कौन सी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का या संसदीय परंपराओं का पालन हो रहा है? एलओपी को बोलने नहीं देते। मतलब हमेशा ये होता था कि एलओपी खड़ा हो जाए तो कम एलओपी को बोलने की इजाजत मिलती थी, एलओपी को बोलने नहीं देते, माइक बंद कर देते हैं। सारे फ्लोर लीडर्स ने, हमने 27 तारीख को लिखा भी था, सब फ्लोर लीडर्स ने और एमपीज ने लिखा है स्पीकर सर से कि स्पीकर साहब देखिए क्या हो रहा है, आपने उपाध्यक्ष का पद खाली रखा हुआ है 2019 से, तो सारी संसदीय परंपराओं को तो ध्वस्त कर रहे हैं। आप कर कहा रहे हैं? आप डिबेट की बात कर रहे हैं। आप डिबेट आप देख लीजिएगा, जैसे ही हम बोलना शुरू करेंगे माइक बंद कर देंगे। माइक इनके हाथ में, माइक फट से बंद कर देते हैं। जो इनको बोलना है सिर्फ वन वे ट्रैफिक है, जो सरकार को बोलना है वो सरकार बोलती रहती है, आप सुनते रहिए। विपक्ष की आवाज को उठाने की इजाजत ही नहीं है। आपने पक्ष विपक्ष दोनों को सुना। जहां बीजेपी ने इस विधेयक को गरीब मुसलमानों के लिए फायदेमंद बताया, तो वहीं कांग्रेस ने इसे अतिरिक्त मामले में दखल अंदाजी बताई। तो सवाल ये है कि क्या ये विधेयक सच में मुस्लिम समाज के लिए फायदेमंद होगा या ये केवल राजनीति का खेल है? ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमारे आज के शो में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।